नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका सुमित शर्मा और आपका वेलकम है सुमित शर्मा लेक्चर के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी का मतलब क्या होता है? सिंपल सा मतलब होता है कि जब हम वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी या फिर फोकस दूरी को जब मापते हैं तो चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए चिन्ह परिपाटी को पढ़ना बहुत आवश्यक है। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो हमने पिछले लेक्चर में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना सीख लिया था। अब पढ़ने वाले हैं चिन्ह परिपाटी। इसमें क्या होता है कि जब हम वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी या फोकस दूरी को जब मापा जाता है तो चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए हमको चिन्ह परिपाटी पढ़ना बहुत आवश्यक है और इससे 5 अंक के और 3 अंक के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आइए देखते हैं। ये होता है हमारा अवतल दर्पण और ये होता है उत्तल दर्पण। ये होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और ये उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। और ये होती है इसकी मुख्य अक्ष। यहाँ पर होगा इनका P यानी कि ध्रुव। इस दोनों में से आप एक चित्र बना सकते हैं, कोई सा भी, इसीलिए मैं यहाँ पर या लिख दे रहा हूँ। और जो इसका फोकस होगा अवतल दर्पण का वो होगा यहाँ पर F, और इसका सेंटर होगा यहाँ पर केंद्र, वक्रता केंद्र। और इसका फोकस होगा यहाँ पर F, इसका वक्रता केंद्र होगा C यहाँ पर। तो इसमें साइन कैसे लिए जाते हैं यानी कि चिन्ह परिपाटी कैसे की जाती है, तो इसका सिंपल पहले मैं एक लाइन लिख लेता हूँ। दर्पणों से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, कॉमा फोकस दूरी आदि को व्यक्त करने के लिए चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किया जाता है। चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किया जाता है, चिन्ह परिपाटी में क्या होता है, जब हम किसी फोकस दूरी या प्रतिबिंब की दूरी या वस्तु की दूरी को जब व्यक्त करते हैं तो चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए चिन्ह परिपाटी पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं कि चिन्ह परिपाटी का मतलब क्या है। जब हम चिन्ह परिपाटी करते हैं तो कैसे दूरी ली जाती है और किस प्रकार ली जाती है। चाहे ए वाला दर्पण हो चाहे ए वाला दर्पण हो, दोनों दर्पणों के लिए बात सेम ही है। तो इसमें क्या होता है, जब हम दूरी ऊपर को लेते हैं तो वो दूरी ली जाती है पॉजिटिव यानी कि धनात्मक, और जब दूरी नीचे को ली जाती है तो वो दूरी ली जाती है नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक। जो दूरी मुख्य अक्ष की दिशा में ली जाती है वो होती है पॉजिटिव यानी कि धनात्मक, और जो दूरी मुख्य अक्ष के विपरीत दिशा में ली जाती है वो होती है नेगेटिव। ये होती है धनात्मक, ये होती है ऋणात्मक। तो इसमें ये दूरियां होती हैं, और मुख्य अक्ष के ऊपर जब दूरी लेंगे तो वो पॉजिटिव होगी, और जो मुख्य अक्ष के नीचे दूरी लेंगे वो नेगेटिव होगी। जो मुख्य अक्ष की दिशा में दूरी होगी वो पॉजिटिव, जो मुख्य अक्ष की विपरीत दिशा में दूरी होगी वो होगी नेगेटिव। तो इसको लिखते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव
के मुख्य अक्ष के साथ मापी जाती हैं, के साथ मापी जाती हैं, मापी जाती हैं। जो दूरियां होती हैं वो हम मुख्य अक्ष यानी कि ये और यानी कि ध्रुव इससे मापते हैं। तो इसीलिए पहला पॉइंट है हमारा, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव के मुख्य अक्ष के साथ मापी जाती हैं। और इसमें हमारा दूसरा पॉइंट है कि जो मुख्य अक्ष की दिशा में सभी दूरियां मापी गई हैं वो पॉजिटिव होती हैं। तो इसका दूसरा पॉइंट, मुख्य अक्ष की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होती हैं। मुख्य अक्ष की दिशा में मापी गई सभी दूरियां पॉजिटिव होती हैं ये। और इसका तीसरा पॉइंट, मुख्य अक्ष, इसका तीसरा पॉइंट है कि मुख्य अक्ष की विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां नेगेटिव होती हैं यानी कि ऋणात्मक होती हैं। तो इसका तीसरा पॉइंट, मुख्य अक्ष की विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव होती हैं। तो इसमें क्या था कि चिन्ह परिपाटी दर्पणों से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी आदि को व्यक्त करने के लिए चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या था, सभी दूरियां ध्रुव यानी कि दर्पण के ध्रुव के मुख्य अक्ष के साथ मापी जाती हैं। और इसका दूसरा पॉइंट क्या था कि मुख्य अक्ष की दिशा में सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। और इसका तीसरा पॉइंट है कि मुख्य अक्ष की विपरीत दिशा में सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। और इसका चौथा पॉइंट है कि मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। तो इसका चौथा पॉइंट, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर सभी दूरियां धनात्मक होती हैं, धनात्मक होती हैं, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव। तो मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर सभी दूरियां धनात्मक होती हैं यानी कि पॉजिटिव होती हैं। और इसका पांचवा पॉइंट है कि मुख्य अक्ष के नीचे की ओर सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं यानी कि निगेटिव होती हैं। तो इसका पांचवा पॉइंट है, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर सभी दूरियां नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक होती हैं, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव होती हैं। तो इसका पांचवा पॉइंट है कि मुख्य अक्ष के नीचे की ओर सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। और इसका छठा पॉइंट है कि
वस्तु की दूरी को हम किससे व्यक्त करते हैं? वस्तु की दूरी को हम u से व्यक्त करते हैं। तो इसको लिखते हैं, किसी भी गोलीय दर्पण के लिए, इसका छठा पॉइंट है, किसी भी गोलीय दर्पण के लिए, दर्पण के लिए, किसी भी गोलीय दर्पण के लिए वस्तु की दूरी, वस्तु को बिंब भी बोला जाता है, बिंब। किसी भी गोलीय दर्पण के लिए वस्तु की दूरी जिसे u से लिखा जाता है, यानी कि u से प्रदर्शित किया जाता है, ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक होती है। इस छठे पॉइंट में क्या बोला? किसी भी गोलीय दर्पण के लिए वस्तु की दूरी यानी कि बिंब की दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। तो मैंने आपको जब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना सिखाया तो मैंने आपको बताया कि वस्तु की दूरी मैंने इधर ही साइड ली थी, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। तो इसीलिए, और इस पॉइंट में भी ये लिखा हुआ है कि मुख अक्ष के विपरीत दिशा में जो दूरी होगी वो ऋणात्मक होगी, इसीलिए ये वस्तु की दूरी होगी वो हमेशा ऋणात्मक होगी यानी कि निगेटिव होगी। तो इसीलिए हमारा छठा पॉइंट है कि किसी भी गोलीय दर्पण के लिए वस्तु की दूरी यानी कि बिंब की दूरी u होगी, वो ऋणात्मक होगी। और इस पॉइंट में भी आपको साफ साफ पता चलता होगा। और इसका सातवां पॉइंट है प्रतिबिंब की दूरी। तो इसका सातवां पॉइंट क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। सातवां पॉइंट प्रतिबिंब की दूरी प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे व्यक्त करते हैं? प्रतिबिंब की दूरी को हम b से व्यक्त करते हैं, सेकंड b। तो ये अवतल दर्पण के लिए कैसी होगी और उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब की दूरी कैसी होगी? अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए ये दूरी कैसी होगी? ये अवतल दर्पण के लिए दूरी पॉजिटिव भी होगी और निगेटिव भी होगी, पॉजिटिव और निगेटिव। और उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब की दूरी होगी, उत्तल दर्पण के लिए जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो हमेशा निगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि जब मैंने आपको अवतल दर्पण द्वारा और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना सिखाया तो अवतल दर्पण में कितनी स्थिति थी? 6, और उत्तल दर्पण में स्थिति थी 2। तो आपने देखा कि जो छठी स्थिति थी उसमें आभासी प्रतिबिंब बन रहा था, इसीलिए अवतल दर्पण में निगेटिव भी आता है। तो छठी स्थिति में इसकी दूरी होगी प्रतिबिंब की वो निगेटिव होगी। और इसमें यानी कि उत्तल दर्पण द्वारा जब प्रतिबिंब बनाना सिखाया तो उसमें हमेशा आभासी प्रतिबिंब बना, इसीलिए इसकी दूरी थी निगेटिव, हमेशा इसकी दूरी निगेटिव रहेगी प्रतिबिंब की। तो इसीलिए प्रतिबिंब की दूरी इसमें अवतल दर्पण में पॉजिटिव और निगेटिव होती है, और जो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी होती है वो होती है निगेटिव। और हमारा सातवां पॉइंट क्या है? हमारा सातवां पॉइंट है फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम f से व्यक्त करते हैं। सातवां पॉइंट, सातवां नहीं आठवां, फोकस दूरी को स्मॉल f से व्यक्त करते हैं, और जो फोकस होता है केवल फोकस उसको कैपिटल F से व्यक्त करते हैं। तो ये फोकस दूरी अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए कैसी होगी? जो अवतल दर्पण है उसके लिए फोकस दूरी होगी निगेटिव, और जो उत्तल दर्पण है उसके लिए फोकस दूरी होगी पॉजिटिव। तो ये अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए जो अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी होगी वो निगेटिव होगी, यानी कि ऋणात्मक। और जो उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी होगी वो होगी पॉजिटिव यानी कि धनात्मक। उत्तल दर्पण के लिए वो होगी पॉजिटिव।
पॉजिटिव कैसे होगी, आप देखोगे कि इसका फोकस होता है यहाँ पर, तो इसीलिए जो मुख अक्ष की दिशा में दूरी होगी वो होती है पॉजिटिव, तो इसीलिए इस फोकस की दूरी होगी वो पॉजिटिव होगी, और जो अवतल की होगी वो मुख अक्ष के विपरीत दिशा में है, इसीलिए होगी ये निगेटिव। तो हमारे चिन्ह परिपाटी एंड होती है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।